पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सागर में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कंडला में इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का किया उद्घाटन, कच्छ बॉर्डर का भी दौरा किया। वायनाड दौरे पर राहुल गांधी कोयंबटूर पहुंचे, सांसदी बहाल होने के बाद संसदीय क्षेत्र का पहला दौरा, पिछली बार 10 अप्रैल को गए थे राहुल। डब्ल्यूएफआई के आज होने वाले हैं चुनाव पर रोक, 28 अगस्त तक स्टे, ब्रजभूषण विरोधी दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन पहुंची हाईकोर्ट। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता 2 लोगों के शव और बरामद, 16 की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी। और हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 450 से ज्यादा सड़कें बंद, 13 अगस्त तक 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं आपके साथ हारिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में बढ़ते क्राइम को देख करके चिंता जताई है। दिल्ली महिला आयोग की सालाना रिपोर्ट पेश की गई है, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाने की दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए। इस मीटिंग में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सभी उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट में। दिल्ली महिला आयोग की सालाना रिपोर्ट। हेल्पलाइन 181 पर 7 वर्षों में 40 लाख से अधिक कॉल। घरेलू हिंसा के मामले में 38,342 मामलों के साथ शीर्ष पर। घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले। पड़ोसियों के साथ झगड़े के 9,516 मामले। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के 5,895 मामले। पॉक्सो के 3,647 मामले। अपहरण के 4,229 मामले। साइबर अपराध के 3,558 मामले। आयोग को अपनी 181 हेल्पलाइन पर 1,552 गुमशुदा शिकायतें मिली। आयोग को दहेज उत्पीड़न के 2,278 मामले, चिकित्सा में लापरवाही के 790 मामले, सेक्स रैकेट के 156 मामले, तस्करी के 40 मामले, बाल विवाह के 59 मामले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 67 मामले, बाल श्रम के 66 मामले, अवैध शराब और नशीली दवाओं के 63 मामले, ऑनर किलिंग के 54 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की 181 विमेन्स हेल्पलाइन में पिछले 7 सालों में 40 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई हुई है। हमें पिछले 1 साल में 6,30,000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव हुए हैं, जिनमें 92,000 केसेस थे और उनमें से 11,000 केसेस दिल्ली से बाहर के थे। दिल्ली महिला आयोग की जो 181 विमेन्स हेल्पलाइन है, जो कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल सेंटर की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक प्रॉपर ग्राउंड की टीम भी इसको बैक करती है। जैसे ही कोई कॉल रिसीव होती है 181 विमेन हेल्पलाइन पे, उसे सुना जाता है। 24/7 हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि शिफ्ट्स में काम करते हैं और उन कॉल्स पर तुरंत सुनवाई होती है कि तुरंत एक ग्राउंड की काउंसलर लड़की के पास पहुंचती है। सपोज लड़की ने बताया कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो हमारी टीम वहां पे ऑन द स्पॉट जाती है, पुलिस स्टेशन में जाके लड़कियों की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसी तरीके से अगर लड़की बताती है कि मेडिकल नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो हमारी टीम हॉस्पिटल जाती है। कई हजार लड़कियों को हमने इस प्रोसेस के द्वारा रेस्क्यू भी करा है सेक्स ट्रैफिकर्स के चंगुल से। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने
ने महिलाओं के लिए साल भर किए गए कामकाज की रिपोर्ट पेश की। बता दें कि आयोग को सबसे ज्यादा 2,976 मामले नरेला इलाके से मिले हैं। इसके बाद भलसवा डेरी से 1,651, बुराड़ी से 1,523, कल्याणपुरी से 1,371 और जहांगीरपुरी इलाके से 1,221 मामले शामिल हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने में शीर्ष 5 स्थान बुराड़ी से 175 मामले, नरेला से 167 मामले, गोविंदपुरी से 105 मामले, उत्तम नगर से 89 मामले और सुल्तानपुरी इलाके से 86 मामले हैं। 181 हेल्पलाइन पर प्राप्त पॉस्को के मामलों के संबंध में शीर्ष 5 क्षेत्र नरेला से 141, भलसवा डेरी से 91, समयपुर बादली से 71, प्रेमनगर से 68 और निहाल विहार से 66 है। नरेला में अपहरण के सबसे ज्यादा 209 मामले सामने आए। इसके बाद भलसवा डेरी से 106, बुराड़ी से 75, बवाना से 71 और संगम विहार से 63 है। हमारे पास पिछले एक साल में डोमेस्टिक वायलेंस के 38,342 कॉल्स आई हैं हमारी 181 हेल्पलाइन पर। रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के 3,647 केसेस आए हैं। पॉक्सो के रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के 5,895 केसेस आए हैं। पॉक्सो के 3,647 केसेस हैं। किडनैपिंग के 4,229 है। साइबर क्राइम के 3,558 केसेस हैं। मिसिंग विमेन एज वेल एज चिल्ड्रन के 1,552 केसेस हैं एंड सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट्स के 3,144 केसेस आए। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जुलाई, अगस्त और मई में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स 181 विमेंस हेल्पलाइन पे रिसीव होती हैं। हमने ये भी देखा है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं और दिन में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक तो हेल्पलाइन नॉन स्टॉप बजती रहती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, हम ये रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेजेंगे और राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर काम करने में उनका सहयोग मांगेंगे। आयोग को 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं से लगभग 4% मामले प्राप्त हुए, जिसमें 90 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं से 40 मामले भी शामिल हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें अहम जानकारी, परिवारों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 18 से 30 लाख वार्षिक आय वालों को भी लाभ मिलेगा। अब तो बड़ा ऐलान किया गया है खट्टर के द्वारा, 1500 रुपए जमा करा करके उठा सकेंगे लाभ। 15 अगस्त से योजना के लिए खोला जाएगा पोर्टल। तो अहम जानकारी आपको बता दें, अभी तक 30 लाख परिवार ले रहे हैं योजना का लाभ। तो बताया जा रहा है कि 8 लाख और परिवारों को इस घोषणा से होगा लाभ। अहम जानकारी बता रहे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। तो चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बड़ी खबर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि परिवारों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। अहम जानकारी आपको बता दें, 18 से 30 लाख वार्षिक आय वालों को भी लाभ मिलेगा अब से। तो अहम जानकारी आपको बता दें, अभी तक 30 लाख परिवार ले रहे हैं इस योजना का लाभ। वहीं रेवाड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर गेस्ट टीचरों का सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर के जिला सचिवालय घेरा, सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो अपनी मांगों को लेकर के जिला सचिवालय घेरा गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। तो सरकार से नियमित करने की रखी गई है मांग। हरियाणा सरकार
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बता दें कि जिसकी अध्यक्षता थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने की और तिरंगा यात्रा में एक जन सैलाब देखने को मिला है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं एवं बुजुर्ग भी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान थानेसर विधायक सुभाष सुधा व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल ने कहा कि आज देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी ने शहीदों को सम्मान नहीं दिया और शहीदों को भुला दिया गया, मगर आज हम उन सभी शहीदों को समाज दर्जा देकर के सम्मान दे रहे हैं ताकि किसी के बलिदान को भुलाया ना जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश ओपी धनखड़ जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि पूरे देश के अंदर 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त से एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और आज युवाओं में कितना जोश है, आप देख सकते हैं इस बात का। मैं कहूँगा आज हमें खुली हवा में जो आजादी हमारी दिलाई है और हमारे जो सेनानी है उन्होंने दिलाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस ने उनको भुला दिया। हम इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि कांग्रेस ये कहे कि आज़ादी हमने दिलवाई, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको भी याद रखें। माननीय हमारे प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी ने बताया पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में तिरंगा यात्रा होने जा रही है। उसी के निमित्त आज थानेसर विधानसभा की तिरंगा यात्रा है, जो युवा मोर्चा हमारा है वो नेतृत्व करेगा और पूरा जिला इसमें सहयोग कर रहा है। ऐसे ही हमारी कल 2 तिरंगा यात्रा, एक लाडवा है, एक अपना मेवा है और परसों शाहबाद की तिरंगा यात्रा है। तो आज शहीदों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा रखी गई है, एक निर्धारित रूट किया। तो उसमें हमने थोड़ा सा ये भी रखा है कि अगर कहीं लगता है पुलिस व्यवस्था के कारण कि लोगों को परेशानी ना हो तो मौके पर थोड़ी बहुत डाइवर्सन भी कर सकते हैं। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पलवल विधायक दीपक मंगला के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के करते हुए हाथों में ध्वज लेकर के लोग निकले। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों के अलावा पार्टी के पदाधिकारी व अन्य लोग शामिल रहे। तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होते हुए आगरा चौक तक समापन किया गया। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक संस्थान की भूमिका पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज़ादी से पहले वैज्ञानिकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि परतंत्रता की बेड़ियों के बावजूद उन्होंने देश के लिए कार्य किया है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान भारती द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाशाली बच्चों को राज्यपाल के कर कमलों से सम्मानित करवाया गया। दत्तात्रेय ने कहा कि आज़ादी से पहले हमें स्वतंत्रता रूप में बोलने व विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस समय भले ही दुखी मन से देश के लिए कार्य किया हो, क्योंकि एक सराहनीय कदम है। आज़ादी के उपरांत 70 वर्षों में वैज्ञानिकों की बदौलत ही उन्नति के लिए आयाम स्थापित हुए हैं। वहीं देवेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान भारती वैज्ञानिकों के जीवन संघर्ष पर इस तरह से गोष्ठी आयोजित करके अलग जगा रखी है। अपने देश के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने काफ़ी सोच किया था। ऐसे बुरी परिस्थिति में भी हमारे साइंटिस्ट उस समय में, अंग्रेजों के समय में ऐसा था, हमारे साइंटिस्ट को स्वतंत्र भाव से बोलने का हक नहीं था। किसी भी चीज़ जो है वाइसराय से, लंदन से जो है परमिशन लेना पड़ता। वो स्थिति थी। वो स्थिति में भी हमारे भारत के साइंटिस्ट बहुत मन में दुख रख लेते हुए उन्होंने सिर ऊंचा रखकर देश के लिए जो काम किया, उनको सबको जो है मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ।
आज की जो एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है विज्ञान भारती हरियाणा और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र ने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए आयोजित की है, जिसमें संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक संस्थानों का योगदान। राष्ट्रीय विज्ञान भारती पिछले लगभग 2 साल से अलग अलग प्रांतों में भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन व कार्य के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम करवा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर के थानेसर विधायक सुभाष सुतार के घर के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी मांगें जल्द से जल्द मानी जाएं। वहीं इस प्रदर्शन में जनसंघर्ष मंच ने भी उनका सहयोग किया और जमकर के सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा वर्कर एसोसिएशन की जिला प्रधान पिंकी देवी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सभा विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में आज जिला कुरुक्षेत्र में थानेसर की विधायक सुभाष सुधा के घर के सामने ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर के पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही। वहीं कुछ जिलों में उनके कुछ आशा वर्कर साथियों को पुलिस ने हिरासत में भी हिरासत में लिया गया है, जिनको छुड़वाने की मांग कर रहे हैं वो लोग। जो भी हमारी 18-17 के लिए तक आगे बढ़ गई है, उसमें उसी दिन ही हमारा 9 तारीख को फैसला हुआ था कि 12 तारीख को जो सभी जितने भी विधायक हैं, जो बीजेपी के हैं, जेजेपी के, सबके पास हम ज्ञापन भेजेंगे और प्रदर्शन करते हुए वहां नोटिस देंगे। जब आज हमारी वर्कर अम्बाड़ा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के वहां इकट्ठी हुई प्रदर्शन के लिए, तो उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया। जो इकट्ठी होती रही उनको जेल में भर के और जेल में डाला गया। हम मंत्री विधायक जी के यहाँ सुभाष सुधा जी के आए हुए हैं प्रदर्शन करते हुए। जब तक हमारी वर्करें जेल से नहीं जाएंगी और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का टाइम नहीं दिया जाएगा, हम बैठने के लिए सबकी सब तैयार हैं। और हमने जाहिल जी को बोल दिया, विधायक के बेटे को, कि वो आप अपनी गाड़ियां मंगा ले, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे साथी घर नहीं जाएंगे हम कोई घर नहीं जाएंगे, सारे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव करने के लिए और मांग पत्र को सौंपने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंचे। आशा वर्कर यूनियन के प्रधान हेमलता ने बताया कि पूरे प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के घेराव किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ 8,000 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में एक आशा वर्कर अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकती और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों से अपने कार्य से भी अधिक कार्य करवाया जाता है। मांग पत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी आशा वर्करों को 26,000 रुपये की मानदेय सरकार द्वारा दिया जाए और इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाएं भी दी जाएगी। अगर सरकार इसके बावजूद भी मांग पत्र के माध्यम से मांगों को नहीं पूरा करती है तो जो हड़ताल 17 अगस्त तक की गई है, इस अनिश्चितकालीन तक की जाएगी। सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमारे मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ESI और PF की सुविधा दी जाए, आशा वर्कर को हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो ऑनलाइन काम का दबाव बना रखा है वो खत्म किया जाए। फैसिलिटेटरों की विजिट में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए। जो मरीजों को आशा वर्कर अस्पताल तक ले जाती है और मासिक मीटिंगों में जाती है, उनका किराया भत्ता दिया जाए। आशा वर्कर की जो ड्रेस है उसका 2,000 रुपये वार्षिक दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन की ओर से आशा वर्कर की जो 8 तारीख से हड़ताल चली हुई है उसका भी और मांगों का भी पुरजोर समर्थन करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन में, ये 2005-06 से शुरू हो रही है। ये कहते थे कि 12 साल के बाद तो कुर्डी के भाग जाग जाते हैं, ये 17 साल के बाद भी। आज मंत्री से हम ये पूछ रहे थे कि ये कर्मचारी हैं मजदूर हैं, कर्मचारी का वेतन नहीं है, मजदूर की मजदूरी नहीं है। और 1,000 रुपये इनको देते थे, लंबी हड़ताल के बाद 4,000 रुपये एक फिक्स हुआ। आशा वर्कर ने जिले की सभी आशा वर्कर मुझे ज्ञापन दिया है
उनकी 10 डिमांड हैं कि भाई हमको ये हमारा वेतन होना चाहिए, हमारी समय सीमा होना चाहिए और हमें इतने घंटे नौकरी करें। एक एक अपनी मांगों को रखा, बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं और कह रहे हैं 20 साल से लगातार हम इस संघर्ष में। अभी क्या आश्वासन दिया आपने, लगभग कितने समय में इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी? जितना समय लगेगा उसमें काम करेंगे और जो कैबिनेट का है, जो मुख्यमंत्री उसमें जो भी है उसको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और सब विधायक दल की कमेटी में। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता दें, जहां पर राजकीय स्थिति अध्यापक मंच के बैनर तले अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया और डीसी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मंच के पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में अतिथि अध्यापक के लिए अनेक वादे किए थे, लेकिन जब से वो सत्ता में आई है तब से वो वादे सभी भूल गई है। वहीं उन्होंने कहा कि राजकीय अध्यापक मंच ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो आगे और कड़ा फैसला लेने का सभी अतिथि अध्यापक मजबूर होंगे। खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता दें, जहां पर राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के बैनर तले अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर के डीसी कार्यालय कुरुक्षेत्र के सामने जमकर के प्रदर्शन और डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मंच के पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में अतिथि अध्यापकों के लिए अनेक वादे किए थे, लेकिन जब से वो सत्ता में आई है तब से वो सभी वादे भूल गई है। उन्होंने कहा कि राजकीय अध्यापक मंच ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो आगे और कड़ा फैसला लेने को वो सभी अतिथि अध्यापक मजबूर होंगे। पदाधिकारी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में डीसी कार्यालय के सामने सभी राजकीय अतिथि अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। फरीदाबाद हरियाणा का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वार्ड नंबर 1 के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए सेक्टर 25 स्थित अटल पार्क का 63 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का नारियल फोड़ करके शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर विकास कार्यों की झड़ी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगी हुई है। इसी कड़ी में सेक्टर 25 के अटल पार्क में 63 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे वार्ड नंबर 1 के सभी शहरवासियों और कॉलोनी वासियों को इसका फायदा मिलेगा। मंत्री जी का हम अपने वार्ड में आज पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी जनता की तरफ से। और मंत्री जी ने आज जो हमारे पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए, जिसका अटल पार्क के नाम से पार्क है, 63 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण के लिए आज पैसा दिया, उसका शिलान्यास किया है। हम मंत्री जी का अपने वार्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमेशा हमारे वार्ड के लिए कोई भी काम हो, तो सीवर, पानी, सड़क, हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ते। हम आज यहाँ पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये हमारा सेक्टर 25 में बड़ा पार्क है और वार्ड नंबर 1 में ये आता है। इसका लाभ राजीव कॉलोनी और रनेरा खेड़ा को इसका लाभ मिलेगा। आज हमने 18 लाख की लागत से हमने उद्घाटन किया है। इससे क्या है कि फुटपाथ है, जिम है, बुजुर्गों के लिए लाइट है, वहेज है और मिनी ट्यूबवेल भी है, जो इस क्षेत्र में कोई घूमने के लिए जगह नहीं है। और ये सबसे बड़ा पार्क है। पहले भी हमने इस पार्क को 1.5 करोड़ की लागत से पहले बना के तैयार किया। हरियाणा के सिरसा में किसान फसल बीमा मुआवजे की मांग को लेकर के किसान परेशान हैं। खरीफ 2020 की खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने के कारण चोपटा सहित अन्य जगहों पर किसानों के धरने प्रदर्शन जारी हैं। नारायणखेड़ा गांव में किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। कल टेक्निकल कमेटी, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों, सरकार के प्रतिनिधियों व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
इस बैठक में सिरसा जिले के 35 से 40 गांव जिनके सर्वे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, उनका बीमा क्लेम अगले 3-4 दिनों में जारी करने पर सहमति बनी है। जिन गांव के सर्वे में ऑब्जेक्शन है उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके बाद बीमा जारी होगा। रोहतक के गांव से स्कूल जा रही करीब 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का कार सवार 3 युवकों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप करके उसे मॉडल टाउन स्थित एक होटल में छोड़ करके फरार हो गए। पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी करीब 15 वर्षीय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। गुरुवार की सुबह वो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में कार सवार युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे जबरन कार में अंदर खींच लिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी बेटी को एक होटल के कमरे में ले गए, जहां पर होटल संचालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं बाद में आरोपी उसे होटल में छोड़ करके भाग गए। पीड़िता ने फोन पर इसकी सूचना उन्हें दी। मामले में होटल संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जो घटना हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन ने खुद उस लड़की को वहाँ सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जैसे चेकअप होता है या डॉक्टरी होती है वो सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हो, वहाँ से हुई। उसके बाद उस लड़की को वहाँ रखा गया, 14 साल की बच्ची को जिसके साथ गैंग रेप हुआ, इतना बड़ा मामला हो रखा है, उसको वहाँ रखा गया। उसके सिक्योरिटी में 2-3 पुलिस वाली रही है, लेडीज़ पुलिस। उसको वो छोड़ के हॉस्पिटल में आज वीडियो निकलवा लो, ऐसा काम किया। पहले दिन डॉक्टरी होगी, जज साहब के बयान हो गए, तब तक तो वो सीरियस थी। जज साहब के बयान होने के बाद वो छोड़ के कोई अपने घर भाग गई, को कहीं गई, अकेली लड़की वहाँ बेड पे छोड़ के भागी। सिविल हॉस्पिटल से लामा लेने के बाद यहाँ पे एडमिट हुई है पेशेंट, और हम उसको गहनता से देख रहे हैं। मानसिक रूप से बच्ची काफ़ी टूट चुकी है, बार बार रो रही है, करा रही है, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हुआ है। उसका परिवार भी बार बार, उसकी माँ भी रो रही है, उसके भाई बंधु भी रो रहे हैं, और इस तरह की सामाजिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा है जी, 10/8/23 को हमारे को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र रोहतक में एक व्यक्ति है, उसकी लड़की जो नाबालिग थी, जिन्हें शिकायत दी कि भाई मेरी लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया है। जिस सूचना पर अलग अलग धाराओं में अपहरण, रेप और पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अंबाला बलदेव नगर थाना में एक पीड़ित युवती ने मोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ 376 और 377 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद भी दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। युवती का कहना है कि आरोपी मोहित ने उसे कई बार कह चुका है कि दोस्ती बड़े अधिकारियों के साथ है। उसकी दोस्ती बता दें कि साथ ही इस मामले में थाना बलदेव नगर एसएचओ ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने थाना बलदेव नगर में चार्ज लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी, पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। जी, मैं रहता था जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ ये लड़का रहता था। उसने पहले मेरी एक नहाते की वीडियो बनाई, जिसके रिगार्डिंग मेरे को वीडियो बना के ब्लैकमेल करने लगा और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मेरे साथ रेप किया। इसने मेरी रेप करते हुए जिसने वीडियो बनाई, उसको लेके मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अभी जहाँ ये मेरे को कहता था, मेरे को बुलाता था, उस वीडियो को भी यहाँ पे, अदरवाइज मेरे बच्चे को मारने की धमकी देता था ये अगर मैं नहीं जाती थी तो। और अभी रिसेंटली भी इसने 27 जून को भी मेरे साथ वही किया। कोर्ट परिसर की पार्किंग में आके इसने मेरे साथ मारपीट की और इसने मेरे साथ अपराधिक तरीके से संबंध बनाए। जब मैंने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई तो इसकी एफआईआर कर चुकी है, बट 1 महीना हो गया एफआईआर दर्ज हुए को पुलिस की तरफ से मेरे को कोई सहायता नहीं मिल रही है इस केस में। हमारे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर 328 नंबर एफआईआर दर्ज है अंडर सेक्शन 376 आईपीसी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पीएसआई शीतल द्वारा अमल में लाई जा रही है। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन होना है। अभी उसमें कुछ एविडेंसेस आए हैं, उसमें एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डीएसपी साहब वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसमें अरेस्ट करी जाएगी। ये अभी मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो पीएसआई शीतल कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, और उसमें डीएसपी साहब ने वेरीफाई करा था और उसमें डीएसपी साहब ने कहा था
कि जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसपी साहब इसको फिर दोबारा वेरीफाई करेंगे। वहीं आपको बता दें, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के समक्ष विभिन्न कर्मचारियों के समर्थन में व मांगों को लेकर के आज लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के समक्ष सामूहिक अनशन किया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से पूरे हरियाणा में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी कर्मचारियों व उनकी मांगों के समर्थन में आज से सर्व कर्मचारी हरियाणा संघ ने जिला मुख्यालय में लघु सचिवालय के समक्ष आज सामूहिक अनशन किया है। उन्होंने कहा कि आज किसी को कोई भी ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा। आज से सामूहिक अनशन पर बैठ गए। उस अनशन के समर्थन में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और नई शिक्षा नीति को रद्द करने के लिए आज एसटीएफआई के आह्वान पर तमाम देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अध्यापक, शिक्षक और अनशन पर बैठे। आज इसके अलावा जो है ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा, कोई ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा। आज एक सामूहिक अनशन है कर्मचारियों का। उसकी सपोर्ट में हमारे बीच में हरियाणा जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है, उनके जिला प्रधान ओम प्रकाश जी भी आए हुए हैं और राज्य के महासचिव हैं, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। रोहतक में अब हर घर तिरंगा की मुहिम के चलते भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। रोहतक के गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहीद राय सिंह की प्रतिमा से शुरू होकर के सांपला कस्बे से होते हुए तिरंगा यात्रा छोटू राम की प्रतिमा पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी कर रहे हैं। सतीश नांदल ने किया। नांदल ने कहा कि पूरे भारत में विधानसभा और गांव स्तर तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिन शहीदों ने हमें आज़ादी दिलवाई, उनको नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन तिरंगा यात्राओं की शुरुआत की गई। ये पूरे भारत में हर हल्के स्तर पर, गांव स्तर पर तिरंगा यात्राओं का शुरुआत हो गई है। तिरंगा यात्राएं निकल रही है। हमारे देशभक्तों को, हमारे शहीदों को नमन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये यात्रा पिछली बार भी निकली थी, उससे पिछली बार भी निकली थी। भारतीय जनता पार्टी अपने देशभक्तों का, शहीदों का जो मान सम्मान करती है, उसी कड़ी के तहत ये यात्रा का आयोजन किया गया। हल्का गड्डी, सांपला, कलोई का और पूरे 4 के 4 हल्के जिला रोहतक में उनका समय निश्चित है। आज शाम को रोहतक का भी तिरंगा यात्रा शुरू होने जा रही है। खबर रेवाड़ी से आपको बता दें, जहां पर तस्वीरें जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां पर गेस्ट अध्यापकों ने उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार उन्हें आश्वासन के नाम पर मीठी गोली देकर के वादा खिलाफी कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर अब भी सरकार इनकी मांग नहीं मानती तो निश्चित रूप से सरकार को इसका बड़ा खामियाजा 2024 के चुनाव में भुगतना होगा। हम गेस्ट टीचर नियमित की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे सीएम के नाम। इसमें हम रेवाड़ी से आज मैं नरेश यादव और मेरे साथी मेरे भाई छोटे हितेश यादव जी, हम जिला कार्यकारिणी देख रहे हैं भाई, और समस्त रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गेस्ट टीचर आज इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन के साथ हम यहाँ सचिवालय पहुंचे हैं और हमें सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा नियमित की मांग को लेकर। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग सिर्फ और सिर्फ हमारी एक है, वो नियमित की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द हमें नियमित करे। क्योंकि जब पीछे सरकार आई थी, कमिटमेंट किया था उसने कि हम जैसे हमारी सरकार दोबारा से आएगी तो हम आपको नियमित का वादा पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा वो सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। पहले भी कई बार आपने प्रोटेस्ट किया, क्या पहले कभी किसी सरकार से बात हुई? सर, सरकार से लगातार वार्ता होती रही है हमारी, लेकिन किसी प्रकार से हमें जो चाहिए नियमित की मांग वो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। वहीं यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से अहम खबर, जहां पर चचेरे भाई ने की भाई की हत्या। तो बता दें कि पानी को लेकर के विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी, तो चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी। अहम जानकारी आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर भाई ने हत्या कर दी एक दूसरे की। बता दें पानी को लेकर के विवाद में भाई ने हत्या की, कुल्हाड़ी से सर पर वार किया। अहम जानकारी आपको बता दें आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। वही अहम जानकारी बता दी कि रघुनाथ थाना
तो मामला आपको बता रहे हैं जहां पर चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंटरी गांव की मामला बता रहे हैं जहां पर पानी को लेकर के विवाद हो गया और भाई ने हत्या कर दी। तो बलरामपुर से अहम खबर जहां पर चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी। अहम जानकारी बता दें आपको, पानी को लेकर के विवाद हुआ था जिसमें भाई ने भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कुल्हाड़ी से सर पर हमला किया गया। अगली जानकारी छत्तीसगढ़ के कोरबा से जहां पर यातायात सिपाही कर रहे अवैध वसूली। तो यातायात सिपाही कर रहे अवैध वसूली। अहम जानकारी बता रहे आपको कोरबा से जहां पर सर्वमंगल मंदिर कनबेरी नहर मार्ग का वीडियो वायरल हुआ है जहां पर सिपाही रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। रायगढ़ उड़ीसा बिलास चंपा जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। प्रति ट्रेलर 200 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। तो यातायात प्रभारी खबर से अनजान है। यातायात सिपाही कर रहे हैं अवैध वसूली। कोरबा से अहम जानकारी आपको बता दें जहां पर सर्वमंगल मंदिर कनबेरी नहर मार्ग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यातायात सिपाही ट्रेलरों से वसूली कर रहे हैं। चांपा रायगढ़ उड़ीसा बिलास जाने वाले वाहनों से वसूली की जा रही है। तो यातायात सिपाही कर रहे हैं अवैध वसूली। अगली जानकारी बता दें मुंगेली से जहां पर स्वास्थ्य एवं राजस्व टीम ने दबिश दी। तो स्वास्थ्य एवं राजस्व टीम ने दी दबिश। अहम जानकारी आपको बता दें बिना लाइसेंस के चलते मिले निजी अस्पताल। डॉक्टर ने बिना ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर मौके से फरार हो गए। रामगढ़ स्थित मां कर्मा अस्पताल का मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें स्वास्थ्य एवं राजस्व टीम ने दबिश दी। अगली जानकारी बता दें कांकेर से जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का भव्य स्वागत हुआ। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का भव्य स्वागत हुआ है। हमर राज पार्टी के नाम से बनाएंगे नई पार्टी। विधानसभा चुनाव 2023 में 50 सीट पर लड़ेगी चुनाव। सर कितनी सीटों पे आदिवासी समाज से? देखिए 29-30 तो रिजर्व सीट है ही, उसमें तो लड़ेंगे और उसमें भले मैंने कुछ छोटे पार्टियों के साथ में जैसे सीपीआई के सुकमा कोटा सीट पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, करीब तय हो गया है और छोटे मोटे पार्टी है उसके साथ में हो सकते हैं। पर 30 तो ये है और 20 जो जनरल सीट है जिसमें 20,000 से लेकर 80,000 तक के आदिवासी मतदाता है। वहीं बता दें कि भिंड से खबर जहां पर दबंगों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। तो भिंड से अहम जानकारी जहां पर दबंगों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। बता दें कि जातिगत गालियां जय श्री राम बुलवाए नारे। दबंगों ने मारपीट का एक वीडियो भी बनाया है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी हो गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किए गए। 14 चौराहा स्थित खनेता गांव की घटना को बता रहे हैं। दबंगों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। जातिगत गालियां दी गई, जय श्री राम के नारे भी बुलवाए गए। दबंगों के मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर जातिगत गालियां जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। तो पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोग गिरफ्तार हुए। अगली जानकारी यूपी के फर्रुखाबाद से आपको बता दें जहां पर दबंग पड़ोसी ने युवती और परिजनों को पीटा। तो दबंग पड़ोसी ने युवती और परिजनों को पीटा।
अहम जानकारी आपको बता दें, पड़ोसी ने युवती के साथ कराई थी तांत्रिक क्रिया। विरोध करने पर युवती उसके परिजनों को पीटा गया है। युवती को बेहोशी की हालत में परिजन थाने लेकर के पहुंचे। युवती को बेहोशी की हालत में लेकर के पहुंचे थाने के बाहर गेट पर पड़ी रही युवती। परिजनों ने पड़ोसी दबंग के खिलाफ शिकायत की है। तो आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर युवती की पिटाई की गई है, मारपीट का मामला सामने आया। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, एशिया चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने रचा इतिहास। एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने इतिहास रचा। अहम जानकारी बता रहे इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां पर मलेशिया को हरा करके खिताब जीत लिया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बताया जा रहा है कि भारत ने 4-3 से मलेशिया को मात दी है। बता दें कि भारत ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने रचा इतिहास, मलेशिया को हरा करके जीता खिताब। तो अहम जानकारी बता दें, भारत ने 4-3 से मलेशिया को मात दी है। बता दें कि भारत ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने मारी बाजी, मलेशिया को हरा करके जीता खिताब। यूपी के गोंडा से खबर आपको बता दें, जहां पर 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर हमला किया गया है। 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर हमला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने एमआर पर फेंका बम। एमआर पर फेंका सुतली बम से मिस हो गया। अहम जानकारी बता रहे कि पिस्टल लेकर के दोनों को दौड़ाया गया। आसपास लोग इकट्ठा होने पर भागे बदमाश। काफी देर लोगों ने तमाशा देखा और बदमाशों का पीछा किया। मौके से पुलिस ने बरामद किया है सुतली बम। तो घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बता दें कि पुलिस इसकी की जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली नगर के मालवीय नगर की घटना को बता रहे हैं। वहीं अगली जानकारी बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पुलिस अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर। बता दें कि राजधानी लखनऊ के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। तो राजधानी लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। पुलिस द्वारा मॉल और होटल में की गई चेकिंग। अहम जानकारी बता दें कि पुलिस टीम के साथ बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा इस दौरान। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा मॉल और होटल में चेकिंग की जा रही है। बता दें कि पुलिस द्वारा मॉल और होटल में चेकिंग की जा रही है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां पुलिस द्वारा की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस द्वारा मॉल और होटल में चेकिंग की जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बता दें गाजीपुर से खबर, जहां पर पिता ने पुत्र की फावड़े से मार करके हत्या कर दी। बता दें कि झगड़े के दौरान पिता ने फावड़े से पुत्र पर हमला किया था। हमले में गंभीर रूप से घायल पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई।
मामला बरेसर थाना क्षेत्र के दिलचादपुर गांव निवासी वशिष्ठ सिंह और पुत्र शैलेंद्र सिंह के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। इस दौरान पिता ने फावड़े से पुत्र पर हमला बोल दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र में नशे की हालत में आए दिन झगड़े होते रहते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सुबह थाना बरेसर थाना अध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव दिलशाद नगर में एक प्रधान पति है, उनकी मृत्यु हो गई है। जब इस सूचना पे मौके पे गए, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे, तो तथ्य ये संज्ञान में आए हैं कि रात में जो मृतक है वो और उनके पिताजी में ट्यूबवेल के ऊपर पानी लगाते हुए किसी बात को विवाद हुआ। जो परिजन बता रहे हैं वो शराब को पी के दोनों पिता पुत्र में कोई बात हुई, जिसमें पिता द्वारा अपने पुत्र के सिर पे किसी नुकीले वस्तु से प्रहार कर दिया था। काफ़ी खून निकला, उन्हें हॉस्पिटल ले गए मऊ, जहां मृत्यु हो गई थी। उस परिप्रेक्ष्य में मृतक के बेटे के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें शोषणगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।